बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेल साइकिल के फर्स्ट पार्ट में हम स्लो 10.1.1 से लेकर 10.1.6 तक डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आखान एग्जामिनेशन बोर्ड के ग्रेड 10 सिलेबस के मुताबिक सेल साइकिल फर्स्ट चैप्टर है और हमने अपने फर्स्ट पार्ट में 5-6 स्लोस हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जब तक आप नहीं देखेंगे, सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बनेंगे। So this will be my request to watch the first part of this cell cycle and then move on towards the second part. We will discuss some slows in second part of this cell cycle और हम second part में 5 से 6 slows discuss करेंगे। अपनी फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स एंड हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स विद एग्जांपल्स के साथ हमने अपने फर्स्ट पार्ट को अख्तिताम किया था और सेकंड पार्ट में हम मज़ीद स्लोज को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये सारे स्लोज हम डिस्कस करेंगे। इन तमाम स्लोज का जो ताल्लुक है वो माइटोसिस से है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप माइटोसिस को पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू कवर दीज ऑल स्लोज। जब हम माइटोसिस कंप्लीट कर चुके होंगे तो ये 5 स्लोज भी कंप्लीट होंगे। रिपीट करता हूँ, हमें क्या करना होगा, हमें माइटोसिस पढ़ना होगा स्टेप बाय स्टेप। जब हम माइटोसिस कंप्लीट कर चुके होंगे तब तक हमारी ये 5 स्लोज भी कंप्लीट हो चुके होंगे, क्योंकि इन तमाम स्लोज का ताल्लुक डायरेक्टली माइटोसिस से ही है। जब माइटोसिस कंप्लीट होगा तो वी विल बी कंप्लीटिंग दीज 5 स्लोज एज वेल। फर्स्ट पार्ट में हमने सेल साइकिल के इंटरफेस को हमने पढ़ा था। इंटरफेस में G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज शामिल हैं और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। अमूमन माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को शामिल किया जाता है, लेकिन हमारी इस केस में हमने माइटोसिस को अलग और साइटोकाइनेसिस को अलग शो किया है। इससे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमें माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों ही इस पार्ट में पढ़ना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको माइटोसिस के चुना 2 डिविजन्स आपको नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि आपको माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस अलग अलग आपको दिखाए जाएंगे। अलबत्ता माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस शामिल है, जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज पे मुश्तमिल है। और हम जब माइटोसिस कंप्लीट कर चुके होंगे देन वी विल बी स्टडीइंग साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस पे आज का हमारा लेक्चर होगा। और जब हमने पहले अपनी फर्स्ट पार्ट हमने शुरू किया था तो उस टाइम हमने इंटरफेस से शुरू किया था। इंटरफेस के अंदर सब फेजेस हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें G1 फेज, G2 फेज, S फेज और हमने एक एक्सेप्शनल फेज भी हमने डिस्कस किया था जो कि G0 फेज था। अभी सबसे पहले हम प्रोफेज डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज के नाम से हम अलग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन प्रोफेज के अंदर ही हम लेट प्रोफेज भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेट प्रोफेज मतलब सिंपल इतना सही है कि जो ना प्रोफेज के लास्ट में क्या इवेंट्स अकर होते हैं वो लेट प्रोफेज कहलाता है। चूंकि ग्रेड 10 के बायोलॉजी बुक में या ग्रेड 9 के बायोलॉजी बुक में लेट प्रोफेज के नाम से कोई फेज नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि लेट प्रोफेज कोई अलग फेज नहीं है, वो प्रोफेज का ही हिस्सा है, लेकिन लेट प्रोफेज इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो प्रोफेज के लास्ट में होते हैं, इसलिए इसको लेट प्रोफेज का नाम दिया है। उसके बाद हम मेटाफेज पढ़ेंगे, उसके बाद एनाफेज पढ़ेंगे, देन टेलोफेज एंड देन फाइनली साइटोकाइनेसिस, जिसमें आप लोगों को पता है कि 2 डॉटर सेल्स उसमें बनते हैं। चूंकि हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं इसलिए 2 डॉटर सेल्स हम कहेंगे। अगर हम मेयोसिस पढ़ेंगे तो उस टाइम हम 4 डॉटर सेल्स कहेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और मेयोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं आफ्टर 1 डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। सिंपल इतनी सी बात है कि एक एस फेज होने के बाद मेयोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस में एक एस फेज होने के बाद या एक एस फेज कंप्लीट होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। Without wasting much time, we will move on towards the first phase, that is prophase of mitosis. ग्रेड 9 की बुक से ये सारा कंटेंट हमने लिखा है और हमने थोड़ा बहुत टच हमने ग्रेड 12 को भी दिया है, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन ग्रेड 9 कंटेंट।
Normally, the genetic material in nucleus is in a loose thread-like form called chromatin. आमतौर पे जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम सेल के अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है और जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। अमूमन नॉर्मली जब सेल साइकिल के उस फेज में नहीं होता या सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल एक लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। कुछ ऐसे राइट, तो एक धागा नुमा सी जो ना एक स्ट्रक्चर या उस फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और जो आपके स्क्रीन पे दो पिक्चर्स हैं उसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे किस तरह का दिखता है जब हम कहते हैं कि वो थ्रेड लाइक फॉर्म है। राइट, जब थ्रेड लाइक फॉर्म होगी तो आपके स्क्रीन के ऊपर दो पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स में जैसे आपको जेनेटिक मटेरियल नज़र आ रही है ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर पाया जाता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के शुरू होने के बाद क्रोमेटिन कंडेंसेस, क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस होता है। जैसे पहले पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि क्रोमेटिन क्या चीज़ है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। किस तरह का स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब प्रोफेज शुरू हो चुका होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कब होता है, मैंने पहले कहा था कि जब सेल डिवाइड नहीं होता है। और जब सेल डिवाइड नहीं होता, जब तक वो माइटोसिस में एंटर नहीं होता है तब तक वो क्रोमेटिन की शक्ल में होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्या चीज़, जेनेटिक मटेरियल। जब माइटोसिस का अमल शुरू होगा तो सेल के अंदर मौजूद क्रोमेटिन कंडेंस होगा इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाएगा जो कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है। कुछ ऐसे जब सेल के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस नहीं शुरू हो चुका होता है तब वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है। जब प्रोफेज जैसे जैसे प्रोफेज ऑनसेट होता है, शुरू होता है, बिगिन होता है, तो उसके बाद क्रोमेटिन इस फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है या कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स की फॉर्म में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है, या क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स वो क्या करते हैं, एक्सटीआर करते हैं। पहले वो क्रोमेटिन की शक्ल में था और जैसे हमने कहा था क्रोमेटिन क्या चीज़ है, वो एक थ्रेड लाइक फॉर्म है। और थ्रेड लाइक फॉर्म किस चीज़ की है, जेनेटिक मटेरियल है ना, सही। तो क्रोमेटिन क्या चीज़ है, बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल ही है। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पहले थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है। जब प्रोसेस शुरू हो चुका होता है तो उस टाइम जो जेनेटिक मटेरियल है जो पहले थ्रेड लाइक फॉर्म में था वो कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, क्रोमोसोम की शक्ल में। और क्रोमोसोम हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है और ये क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म है। Third point is, since the genetic material has already been duplicated earlier in S phase, जैसे कि हमने इंटरफेज में पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल एस फेज के अंदर, इंटरफेज के सेकंड फेज जो कि एस फेज था, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, सिंथेसिस फेज में जेनेटिक मटेरियल क्या हो चुका था, वो डुप्लीकेट हो चुका था। और हर क्रोमोसोम क्या था, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल था। जब जेनेटिक मटेरियल एस फेज में डिवाइड हुआ तो हर क्रोमोसोम पहले एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था। जब जेनेटिक मटेरियल एस फेज में डुप्लीकेट हुआ तो एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पे क्या हुआ, मुश्तमिल हुआ, बाउंड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमेयर। और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या चीज, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, एक सेंट्रोमेयर पे बाउंड है, एक सेंट्रोमेयर पे वो अटैच्ड हैं, एक क्रोमेटिड पे क्या था, मुश्तमिल था। जब एस फेज कंप्लीट हुआ, जब सिंथेसिस फेज कंप्लीट हुआ तो एक क्रोमेटिड, सही, ये क्या चीज है, ये एक क्रोमोसोम है, इसको हम एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल क्रोमोसोम कह सकते हैं। क्रोमोसोम किस पे मुश्तमिल है, एक क्रोमेटिड पे, क्योंकि यहाँ एक ही क्रोमेटिड है, राइट। जब एस फेज कंप्लीट हुआ तो एस फेज कंप्लीट होने के बाद ये डुप्लीकेट हुआ, सही। ये एक क्रोमोसोम है, रिपीट करता हूं, ये एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है। कितने क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है, एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है। जब ये डुप्लीकेट होगा, इस फेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, जब डुप्लीकेट होगा तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा और ये एक्स फॉर्म में होगा, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं।
पहले इसको भी हम क्रोमोसोम कहते थे, लेकिन ये एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था, जो कि हमने इंटरफेस में बहुत वाज़ह तौर पे हमने डिस्कस किया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि इस पार्ट में आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत डिटेल में और बहुत वाज़ह तौर पे हमने डिस्कस किया है कि ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन ये एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है। क्या? एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है। ये भी तो एक क्रोमोसोम है, जो ब्लू कलर में एक्स शक्ल में आपको नजर आ रहा है, ये भी तो एक क्रोमोसोम है, लेकिन ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल है। इसमें क्रोमेटिड्स कितने हैं? क्रोमेटिड्स इसमें दो हैं। ये एक क्रोमेटिड हो गया और ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। और ये कैसे होता है? जब इस फेज में जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, तो एक क्रोमोसोम जो कि एक क्रोमेटिड पे, एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था, इस फेज के कंप्लीट होने के बाद ये जो क्रोमोसोम है जो एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था, ये क्या होता है? दो क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होता है। और ये क्या होता है? एक सेंट्रोमेयर पे। सही, ये दोनों क्रोमेटिड्स यहाँ सेंट्रोमेयर, राइट, दिस इज सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर होता है दरमियान में, और सेंट्रोमेयर पे क्या होता है? ये अटैच होता है। दोनों क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? सेंट्रोमेयर पे अटैच होते हैं। So this is something written in this third point of prophase. Since the genetic material has already been duplicated earlier in S phase, S phase में genetic material पहले ही क्या हुआ था? डुप्लीकेट हुआ था। एक क्रोमोसोम जो कि एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था, अभी जब एस फेज कंप्लीट हुआ तो एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल हुआ, एंड ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दोनों क्या हुए? दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल हुए, राइट। सो सिस्टर क्रोमेटिड्स पे क्या हुए? दो क्रोमेटिड्स, राइट, दो क्रोमेटिड्स बने। एस फेज के कंप्लीट होने के बाद क्रोमेटिड्स कितने बने? दो बने। पहले एस फेज से पहले कितने क्रोमेटिड्स थे एक क्रोमोसोम में? एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था। जब एस फेज कंप्लीट हुआ तो ये दो क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल हुआ क्रोमोसोम, राइट। सो दोनों को क्या हम क्या कहते हैं? दोनों क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, और ये दोनों अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर पे, राइट। सो दिस इज समथिंग रिटन इन दिस थर्ड पॉइंट ऑफ प्रोफेज. And the fourth point is each chromosome also has kinetochore at centromere. Each chromosome also has kinetochore at centromere. हर क्रोमोसोम पे क्या होता है? सेंट्रोमेयर होता है, जो कि हमने देखा कि वहां क्या होता है? एक सेंट्रोमेयर होता है, जिस सेंट्रोमेयर पे क्या होते हैं? दोनों क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं, बाउंड टुगेदर। दोनों क्रोमेटिड्स उस सेंट्रोमेयर पे क्या होते हैं? अटैच होते हैं। और इस सेंट्रोमेयर के साथ क्या होता है? एक काइनेटोकोर भी होता है, राइट। एक क्या चीज होता है? ये जो पिंक कलर में आपको नजर आ रही है, ये काइनेटोकोर है, राइट। सो सेंट्रोमेयर के साथ वहां क्या होता है? काइनेटोकोर भी होता है। ईच क्रोमोसोम ऑल्सो हैज काइनेटोकोर एट सेंट्रोमेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो वीडियो दोबारा देखें, या कोई और वीडियो देखें, या कोई बुक रीड करें, क्योंकि ये पॉइंट्स जब तक आपको समझ नहीं आएंगे तो नेक्स्ट फेजेस आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे। सो हर क्रोमोसोम पे क्या होता है? काइनेटोकोर भी लगा होता है। किस पे? 8 सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर पे होता है। क्या चीज? काइनेटोकोर। सो सेंट्रोमेयर पे क्या होते हैं? दोनों क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, और सेंट्रोमेयर के साथ या उसके ऊपर क्या लगा होता है? काइनेटोकोर लगा होता है। आप जो ना ये स्पेलिंग्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि इस सेल साइकिल में कुछ स्पेलिंग्स जो ना मैच करती हैं। अलबत्ता वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्पेलिंग सम हाउ कुछ हद तक काफ़ी जो ना वो मैच करते हैं। जैसे क्रोमेटिड है एंड क्रोमोसोम, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम सेम स्पेलिंग जैसा हमें नज़र आता है, लेकिन क्रोमेटिड और क्रोमोसोम डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसी तरह सेंट्रोमेयर है एंड सेंट्रोमेयर के साथ सेंट्रोसोम, सेंट्रोमेयर एंड सेंट्रोसोम ये भी मैच करते हैं, लेकिन ये जो ना डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो स्पेलिंग्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम कुछ सेम नज़र आ रहे हैं, सेंट्रोमेयर सेंट्रोसोम कुछ सेम नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ जो ना इस पे ध्यान दें। बाकी ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो फिर आपको जो ना थोड़ी मुश्किलात आपको फेस करने पड़ेंगी, क्योंकि सेंट्रोमेयर सेंट्रोसोम डिफरेंट चीज़ें हैं, और हमें लगता है कि जो ना ये सेम है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होते हैं तो हम जो ना उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। सो ट्राई टू बी अटेंटिव वाइल स्टडिंग दिस सेल साइकिल, बिकॉज कुछ वर्ड्स जो ना मिलते जुलते वर्ड्स हैं। सो जैसे कि हमने कहा कि कैनेटोकोर होता है सेंट्रोमेयर पे,
और ये काइनेटोकोर क्या चीज़ है? काइनेटोकोर इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है दैट इज पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। बस आपको इतना ही आना चाहिए कि काइनेटोकोर एक प्रोटीन है और काइनेटोकोर पे क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स के हवाले से हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और इस पार्ट में हम डिटेल में, फर्स्ट पार्ट में हमने जस्ट टच दिया था क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स का वहाँ हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं थी। अभी इस पार्ट में हम स्पिंडल फाइबर्स के हवाले से डिटेल में पढ़ेंगे। और काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। काइनेटोकोर एक प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर है, या सिंपली आप ऐसा कहें कि काइनेटोकोर एक प्रोटीन है एंड दिस इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो काइनेटोकोर है पिंक कलर में जो आपको नजर आ रही है, ये क्या चीज़ है? ये काइनेटोकोर है, राइट। सो पिंक कलर में जो चीज़ आपको नजर आ रही है ये काइनेटोकोर है। और काइनेटोकोर से बाहर आपको कुछ ग्रीन लाइंस में, ग्रीन लाइंस क्या नजर आ रही हैं? ग्रीन लाइंस नजर आ रही है ना, ये ग्रीन लाइंस क्या चीज़ें हैं? ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, राइट। और स्पिंडल फाइबर्स का बहुत अहम रोल होता है सेल साइकिल में या अपने माइटोसिस में बहुत बड़ा रोल होता है। और स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होते हैं? काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से नहीं निकलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से नहीं निकलते हैं बल्कि स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं, राइट। काइनेटोकोर पे क्या होते हैं? अटैच होते हैं। लास्ट पॉइंट पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच, दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। ये वो पॉइंट है जहां स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं। हम इसको जो ना बहुत कम टाइम में हम इसको क्या करेंगे? समराइज करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है। माइटोसिस से पहले वो किस फॉर्म में होता है? थ्रेड फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, जिसको हमने क्रोमेटिन का नाम दिया था। और जैसे जैसे प्रोफेज शुरू होगा, प्रोफेज के शुरू होने के बाद जो थ्रेड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल था वो क्या होता है? क्रोमोसोम की शक्ल में आता है, जो कि हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन एक ओपन स्ट्रक्चर था या अनफोल्ड स्ट्रक्चर था, जो कि बाकी अपना क्रोमोसोम क्या चीज़ है? वो हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, जो कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रही है। एंड थर्ड, उस पॉइंट में हमने डिस्कस किया था जेनेटिक मटेरियल पहले ही क्या हुआ था? इस फेज में डुप्लीकेट हुआ था। और डुप्लीकेट होने से पहले हर क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था, लेकिन जब एस फेज कंप्लीट हुआ तो हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल हुआ। और दोनों क्रोमेटिड्स को हम क्या नाम देते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं। और फोर्थ पॉइंट पे हमने पढ़ा कि ईच क्रोमोसोम आल्सो हैज काइनेटोकोर एट सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर जो ना क्या चीज़ होता है? एक वो पॉइंट है जहां दोनों क्रोमेटिड्स, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये एक क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, दोनों क्या होते हैं? सेंट्रोमेयर पे अटैच होते हैं। ये हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने पढ़ा था काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर स्टेज। और उसके अलावा सेंट्रोमेयर पे क्या चीज़ होता है? सेंट्रोमेयर पे काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो कि वो पॉइंट है जहां स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स के हवाले से काइनेटोकोर, सेंट्रोमेयर्स आगे हम जो ना जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सिंपल आप इतना ही याद रखें, काइनेटोकोर जो ना एक प्रोटीन है जिसपे क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। और सेंट्रोमेयर वो पॉइंट है जहां दोनों क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं। दैट्स इट। एक पॉइंट याद रखें, जो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमेयर पे अटैच होंगे। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो अटैच होंगे वो एक ही सेंट्रोमेयर पे अटैच होंगे, राइट। सो देयर विल बी वन सेंट्रोमेयर फॉर दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। सो एक सेंट्रोमेयर पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होंगे। एंड दिस इज इट। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, जो लाइंस में आपको नज़र आ रही हैं स्पिंडल फाइबर्स हैं। आपको काइनेटोकोर भी नज़र आ रहा है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियल पेयर। सो मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेज, कंटिन्यूएशन है प्रोफेज का। सो प्रोफेज के इस नेक्स्ट पॉइंट में साइटोप्लाज्म बिकम्स मोर विस्कस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनका क्या होता है? प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड डू नॉट फॉर्म स्पिंडल, और ये स्पिंडल नहीं फॉर्म करते हैं। स्पिंडल क्या चीज़ें थी जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि स्पिंडल ये दागनुमा चीज़ें जो आपको जो ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या लाइंस की शक्ल में आपको नजर आ रही है, स्पिंडल फाइबर्स हैं।
और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रॉपर इनका नहीं होता है, इसलिए दे डू नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग डिवीजन। डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनाते हैं। दैट इज वाई देयर डिवीजन इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस। यही वजह है कि इनकी जो डिवीजन है, कि इनकी डिवीजन प्रोकैरियोट्स की डिवीजन, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल्स की जो डिवीजन होगी वो डिवीजन माइटोसिस नहीं कहलाएगी, बिकॉज उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो इसलिए इनका जो डिवीजन है वो माइटोसिस नहीं कहलाता। देयर आर टू सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम, क्लोज टू न्यूक्लियस। सही। सो न्यूक्लियस के करीब क्या होते हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, राइट। दीज आर सेंट्रियोल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। बेसिकली एक दो दोनों सेंट्रियोल्स को मिला के हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। इसमें बेसिकली दो सेंट्रियोल्स होते हैं और दोनों सेंट्रियोल्स को हम इकट्ठा सेंट्रोसोम कहते हैं, राइट। सो देर आर टू सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। दो सेंट्रियोल्स होते हैं और उनको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। क्लोज टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं। एंड ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, हर सेंट्रियोल क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। सही, डुप्लीकेट होता है। इनिशिएट्स ड्यूरिंग लेट जीवन, ये डुप्लीकेट कब होता है सेंट्रियोल, ये इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इनिशिएट्स ड्यूरिंग लेट जीवन, जीवन के लास्ट में ये शुरू होता है। क्या चीज, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल्स का डबल होना, वो जीवन के लास्ट में शुरू होता है। ड्यूरिंग द एस और सिंथेसिस फेज द सेंट्रोसोम कंप्लीट्स रेप्लिकेशन। एस फेज में ये अपनी रेप्लिकेशन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। शुरू कहाँ होता है, जीवन के लास्ट में। जीवन ये इंटरफेज का एक फेज है, इंटरफेज के अंदर फर्स्ट जो फेज है वो जीवन फेज है। जीवन के लास्ट में सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन शुरू होती है और लास्ट में शुरू होने के बाद जीवन के बाद जो फेज आता है वो एस फेज आता है, और एस फेज में सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका होता है। एंड दस टू डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड, बोथ सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल। सो सेंट्रोसोम्स यहाँ दो हो गए, सही, क्योंकि सेंट्रियोल, हर सेंट्रियोल क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ। जैसे हमने कहा था एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल पर मुश्तमिल होता है, एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल पे मुश्तमिल होता है, 1 and 2। ये दोनों क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे। जब डुप्लीकेट होंगे तो हमारे पास 4 सेंट्रियोल्स बनेंगे। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो 2, सही, क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स दो होते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। जब दोनों सेंट्रियोल डुप्लीकेट होंगे तो हमारे पास टोटल 4 सेंट्रियोल बनेंगे। क्या चीजें, 4 सेंट्रियोल बनेंगे। और 4 सेंट्रियोल, अगर हम सेंट्रोसोम की उस रेफरेंस से बात करें तो सेंट्रोसोम हमारे पास 2 होंगे, क्योंकि 4 सेंट्रियोल्स हैं तो हर सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स, तो हमारे पास इन टोटल 2 सेंट्रोसोम, 4 सेंट्रियोल्स। जब सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होंगे तब, राइट। सो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होंगे, जब सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होंगे तो हमारे पास टोटल 2 सेंट्रोसोम बनेंगे और हर सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स पाए जाएंगे। और पहले जैसे मैंने कहा था कि ये जो पिक्चर है ये वो पिक्चर है जो कि प्रोफेज के लास्ट वाली, एक लेट प्रोफेज है, लास्ट में जो इवेंट्स अकर होते हैं वो वाली पिक्चर है। तो सबसे पहले ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं और उसके बाद ये क्या कर जाते हैं, ये एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, बाहर किनारों पे चले जाते हैं, सही। सो बोथ सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ये एक सेंट्रोसोम है, इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स हैं, ये एक यहाँ चला जाएगा और एक सेंट्रोसोम जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स हैं वो दूसरे पोल पे चला जाएगा। सो दिस इज इट, बोथ सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल। दोनों जो सेंट्रोसोम्स हैं वो माइग्रेट करेंगे ऑपोजिट पोल्स पे, एक राइट एक्सट्रीम पे चला जाएगा और एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे चला जाएगा। आफ्टर सेंट्रोसोम माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स, जब सेंट्रोसोम माइग्रेट करेंगे ऑपोजिट पोल्स पे, जब
सेंट्रोसोम माइग्रेट करेंगे अपोजिट पोल्स पे, जब एक राइट एक्सट्रीम पे चला जाएगा एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे चला जाएगा, तो दे गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो क्या चीजें राइज करेंगे, वो किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की, बाय जॉइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे और बाय जॉइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन को ज्वाइन करके वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। क्या चीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। कैसे, बाय जॉइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। और ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोट्यूब्यूल दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसके हमने पहले उस पॉइंट में डिस्कस किया था, माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या चीजें हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो के ट्यूबुलिन प्रोटीन इकट्ठा होके, ट्यूबुलिन प्रोटीन ज्वाइन होके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए थे, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स ही हैं। फर्स्ट पॉइंट को मैं रिपीट करता हूं, आफ्टर सेंट्रोसोम माइग्रेट, सेंट्रोसोम जब माइग्रेट करेंगे एक राइट एक्सट्रीम पे और एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे चला जाएगा, तो उसके बाद दे गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम क्या राइज करते हैं, किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बनाते हैं, बाय जॉइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन को ज्वाइन करके। और ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बनते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोसोम ने बनाए हैं ना, वो सेंट्रोसोम ने जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए हैं वो बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल। तो कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स की जो कंप्लीट सेट है उसको हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी क्योंकि बाद में क्लियर होनी है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स के अंदर सब 3 स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, मतलब उसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स के 3 टाइप्स हैं। तो उन तीनों टाइप्स को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। बाय दिस टाइम nucleolus and nuclear envelope have degraded and spindle fibers have invaded the central space. By this time, सही किस टाइम तक, मतलब ये कि जब सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे और सेंट्रोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे, तो उस टाइम तक न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेड होंगे, वो वहाँ खत्म होंगे, वहाँ से वो डिसअपियर होंगे। राइट, न्यूक्लियोलस एक अलग चीज़ है और न्यूक्लियस अलग चीज़ है। तो ये आप चीज़ें जो ना अटेंटिव रहें, क्योंकि ये वर्ड्स मिलते जुलते वर्ड्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि सेल साइकिल में कुछ वर्ड्स क्या है, मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सेम वर्ड्स नहीं है, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एक डार्क एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वॉल्व क्या चीज़ है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वॉल्व और न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, वो डिसअपियर होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेडेड द सेंट्रल स्पेस, स्पिंडल फाइबर्स ने सेंट्रल स्पेस को घेरा होता है इस टाइम तक। सही, किस टाइम तक, जब स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, सही, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स पे जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे जाके वहाँ से वो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे तो फिर वो उस टाइम जो ना न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी डिसअपियर होगा, और स्पिंडल फाइबर्स ने सारा जो इलाका है, जो सेल का जो सेंट्रल स्पेस है, वो सारा स्पिंडल फाइबर ने घेरा होता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोफेज के एंड पे जब प्रोफेज कंप्लीट हो चुका होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट, राइट, तकरीबन अपने लास्ट स्टेज में होगा, तो न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिसअपियर्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर। जैसे पहले मैंने कहा था वही पॉइंट है, प्रोफेज के अख्ताम पे ये इवेंट्स होते हैं। प्रोफेज के अख्ताम पे इवेंट्स कौन से होते हैं, उसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व क्या चीज़ है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिसअपियर होगा। न्यूक्लियर मटेरियल, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो भी क्या होंगे,
वो रिलीज होंगे, वो साइटोप्लाज्म में रिलीज होंगे और न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर होगा। न्यूक्लियोलाइड क्या होगा, वो भी डिसअपियर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोफेज के लास्ट लास्ट में न्यूक्लियर इन्वलप भी खत्म होता है, न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल जो कि क्रोमोसोम ही है और कुछ भी नहीं, सही। क्रोमोसोम कहाँ आ गया है, वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है, राइट। ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो पहले कहाँ होते थे, ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते थे। In highly vacuolated plant cells, nucleus has to migrate to the center of cell before prophase. Highly vacuolated plant cell, nucleus has to migrate to the center of cell before prophase. तो हाईली वेक्यूलेटेड प्लांट सेल के अंदर जो ना न्यूक्लियस क्या होता है, उसको सेंटर ऑफ सेल में आना होता है प्रोफेज से पहले। जैसे आप लोगों को पता है कि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, वो सेंटर में नहीं पाया जाता, वो किसी साइड किसी उस जगह में पाया जाता है। सेंटर में वो नहीं पाया जाता, वो साइड हुआ होता है क्योंकि उसमें वैक्यूल होता है दरमियान में, इस वजह से वो न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे होता है। तो प्रोफेज से पहले प्लांट्स के अंदर इस न्यूक्लियस को सेंटर में आना होता है। सो द सेल्स ऑफ प्लांट सेल्स लेक सेंट्रियोल्स, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स की कमी होती है या सेंट्रियोल्स मुकम्मल नहीं भी होते। सो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग प्रोफेज। सो जो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की एग्रीगेशन, मतलब वो इकट्ठे होंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वल्प, न्यूक्लियर इन्वल्प के सरफेस पे होंगे ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज के दौरान जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होंगे वो एग्रीगेट होंगे, मिल जाएंगे, इकट्ठे होंगे ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वल्प के सरफेस पे ड्यूरिंग प्रोफेज। तो ऐसे करके जो ना ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। मैं रिपीट करता हूँ, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, और जैसे कि हमने एनिमल सेल के हवाले से पहले पढ़ा था कि सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेट होने के बाद वो एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, एक राइट एक्सट्रीम पे और एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे चला जाता है, और वहां से स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, इसलिए स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड होंगे। कैसे फॉर्म्ड होंगे, बाय एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन की एग्रीगेशन से ट्यूबुलिन प्रोटीन मिल जाएंगे। तो वो कहाँ मिलते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वलप पे ट्यूबुलिन प्रोटीन एग्रीगेट होते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद जो ना वहाँ स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। जबकि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं तो वहाँ से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, इसलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन एग्रीगेट होते हैं न्यूक्लियर इन्वलप के सरफेस पे, और ऐसे करके वो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको नज़र आ रही है डीएनए रेप्लिकेशन से, ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। और पहले आपको जो नज़र आ रही थी इसमें वन क्रोमेटिड था, हर क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था। अब जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल हुआ। सो ये इंटरफेस की बात है, इसमें सेंट्रोसोम्स भी डुप्लीकेट होते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, इसमें सेंट्रोसोम क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट। पहले मैंने थ्योरी में भी आपको पढ़ाया था कि सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये जो है ये एक सेंट्रोसोम है जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स हैं, और ये इस फेज से पहले ऐसे होते हैं सेंट्रोसोम, और इनको क्या होना है, अभी डुप्लीकेट होना है, सही। सो जैसे मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि जीवन के लास्ट में सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन शुरू होती है और इस फेज में ये डुप्लीकेशन कंप्लीट होती है। तो आप देख सकते हैं सेंट्रोसोम की क्या हो गई, सेंट्रियोल्स जो ना ये डुप्लीकेट हो गए। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होने के बाद 2 सेंट्रोसोम बने। कितने सेंट्रोसोम बने, 2 सेंट्रोसोम, और हर सेंट्रोसोम के अंदर कितने सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स हैं, सही। ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए हैं और डुप्लीकेट होने के बाद 4 सेंट्रियोल्स बने। पहले 2 सेंट्रियोल्स थे, अभी 4 बने, और 2 सेंट्रियोल्स मिलके एक सेंट्रोसोम बनाते हैं, और ये 2 सेंट्रियोल्स मिलके एक सेंट्रोसोम बनाएंगे, राइट। सो ये जो सेंट्रोसोम्स हैं, ये सेंट्रोसोम अभी अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, और ये इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इवेंट्स हो रहे हैं प्रोफेज के अंदर। ये सेंट्रियोल्स माइग्रेट कर रहे हैं अपोजिट पोल्स पे, इन सेंट्रियोल्स ने यहाँ आना है, सही। आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रियोल्स हैं अभी इन्होंने आना है अपोजिट पोल्स पे। अंदर आप देख रहे हैं ये जो क्रोमेटिन है, आप देखें इसमें जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, इसमें क्रोमेटिन क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। क्रोमेटिन जो कि थ्रेड लाइक फॉर्म था, अभी ये क्रोमोसोम की शक्ल इन्होंने इख्तियार किया। आपको दोबारा दिखा रहा हूँ,
ये क्रोमेटिन है और क्रोमेटिन ने क्रोमोसोम का शक्ल अख्तियार किया है, क्रोमेटिन कंडेंस हो रही है और आप देख सकते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ से डिग्रेड हुई। न्यूक्लियर इन्वेलप, ये जो इन्वेलप है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोफेज में ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री ने क्या होना है, ख़त्म होना है, इस बाउंड्री ने ख़त्म होना है और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और ये बाउंड्री देखें आप, ये ख़त्म हो रही है ग्रेजुअली और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल्स पे आ गए। आप सेंट्रोसोम कहें या सेंट्रियोल्स कहें, ये अपोजिट पोल्स पे आ चुके हैं और अपोजिट पोल्स पे आके इन्होंने जो सारा इलाका है सेंट्रल स्पेस है सेल का, वो सारा घेरा है इन्होंने। मैं पहले से दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप डीएनए है, इस डीएनए की इस फेज़ में डुप्लीकेशन होनी थी जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में इंटरफेज के दौरान हमने पढ़ा था। जेनेटिक मटेरियल जो ना वो क्या होता है, वो रेप्लिकेट होता है। पहले एक क्रोमेटिड था, एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था, अभी ये डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट होने के बाद हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होगा और यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रोसोम है, पहले ये दो सेंट्रियोल्स थे, अभी ये चार सेंट्रियोल्स बने और ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे और अंदर मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहले क्रोमेटिन की शक्ल में था। किस शक्ल में था, वो क्रोमेटिन की शक्ल में था जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। एंड क्रोमेटिन जो है ना वो कंडेंस हो रही है एंड कंडेंस होने के बाद वो क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार करेगी और क्रोमोसोम एक कंडेंस्ड फॉर्म है जेनेटिक मटेरियल का। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम दोनों जेनेटिक मटेरियल है, सही, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम दोनों जेनेटिक मटेरियल है। फर्क कितना ही है कि क्रोमेटिन थ्रेड लाइक फॉर्म है और क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म है जेनेटिक मटेरियल की, सही। जेनेटिक मटेरियल की जो ओपन फॉर्म है वो क्रोमेटिन है और जो क्लोज्ड या कंडेंस्ड फॉर्म है वो क्रोमोसोम है। बाकी क्रोमोसोम और क्रोमेटिन दोनों जेनेटिक मटेरियल ही है और मैं रिपीट करता हूँ, क्रोमेटिन ओपन फॉर्म है जबकि क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म है जेनेटिक मटेरियल की। और ये जो मटेरियल आपको, ये जो सेंट्रोसोम्स आपको नज़र आ रही हैं ये अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे और अपोजिट पोल्स पे आने के बाद ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से राइज करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। ये था जी प्रोफेज और प्रोफेज में हमने प्रोमेटाफेज भी पढ़ा। प्रोमेटाफेज वो फेज है जो कि प्रोफेज के लास्ट में होता है, या आप कह सकते हैं कि मेटाफेज से पहले जो इवेंट्स होते हैं वो प्रोमेटाफेज में होते हैं। बाकी आपने सिंपल इतना ही याद रखना है कि प्रोमेटाफेज जो ना वो प्रोफेज का ही हिस्सा है। इसमें जितने भी इवेंट्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे इवेंट्स वो प्रोफेज के इवेंट्स थे। अभी हम मेटाफेज पढ़ेंगे। Each metaphase chromosome is a duplicated structure which consists of two sister chromatids attached at a point called centromere. Each metaphase chromosome is a duplicated structure. सही, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर जो क्रोमोसोम है वो एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है, सही। Each metaphase chromosome is a duplicated structure which consists of two sister chromatids attached at a point called centromere. आप लोगों को पता है कि सेंट्रोमेयर पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, जब स्पिंडल फाइबर्स ग्रो होंगे, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे तो वो अपना जो ना काफ़ी वो बड़े हो चुके होंगे और उन्होंने काफ़ी अपनी लेंथ बढ़ाई होगी। सम स्पिंडल फाइबर्स नोन एज किनेटिकोर फाइबर्स अटैच विद द किनेटिकोर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि स्पिंडल फाइबर्स के 3 किस्म के होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, उनमें से एक किस्म किनेटिकोर स्पिंडल फाइबर है। क्या है, किनेटिकोर स्पिंडल फाइबर है। और ये जो किनेटिकोर फाइबर है, किनेटिकोर फाइबर कहें सिंपली, किनेटिकोर फाइबर जो ना ये वो किस्म है स्पिंडल फाइबर की जो क्या होता है, अटैच होता है किनेटिकोर ऑफ क्रोमोसोम से। जैसे कि पहले उस पिक्चर में या पहले प्रोफेज में मैंने आपको दिखाया था कि क्रोमोसोम के ऊपर सेंट्रोमेयर होता है, मतलब सेंट्रोमेयर वो पॉइंट होता है जहां दोनों क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं और सेंट्रोसोम के ऊपर किनेटिकोर प्रोटीन होता है जहां किनेटिकोर फाइबर्स अटैच होते हैं। पहले हमने बस इतना ही कहा था कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, अभी हम स्पेसिफिकली स्पिंडल फाइबर्स के अंदर उसकी एक टाइप को जो ना हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स के अंदर एक टाइप है जो कि किनेटिकोर फाइबर है और ये जो किनेटिकोर फाइबर है ये किनेटिकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच होता है। किनेटिकोर फाइबर कहाँ अटैच होता है, किनेटिकोर ऑफ क्रोमोसोम पे अटैच होता है, राइट। सो किनेटिकोर फाइबर्स ये एक स्पिंडल फाइबर के अंदर, मैं रिपीट करता हूँ, स्पिंडल फाइबर के अंदर 3 टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप किनेटिकोर फाइबर है और ये जो किनेटिकोर फाइबर है ये किनेटिकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच होगा और किनेटिकोर क्रोमोसोम के ऊपर होता है जो कि हमने पहले आपको दिखाया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज
two kinetochore fibers from opposite pole attach with each other, two kinetochore fibers from opposite poles attach with each chromosome। तो अपोजिट पोल से, जैसे हमने सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन के बाद हमने देखा था कि वो सेंट्रोसोम क्या होते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और अपोजिट पोल्स पे जाके वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। एक राइट एक्सट्रीम पे चला जाएगा और एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे चला जाएगा और वहाँ से वो क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। और एक राइट से एक स्पिंडल आएगा और एक लेफ्ट से एक स्पिंडल आएगा और दोनों स्पिंडल्स क्या होंगे, वो क्रोमोसोम पे अटैच होंगे। और हम स्पेसिफिकली यहाँ स्पिंडल फाइबर्स की एक किस्म डिस्कस कर रहे हैं जो कि कैनेटोकोर फाइबर है। और कैनेटोकोर फाइबर अपोजिट पोल से, एक राइट से और एक लेफ्ट से एक कैनेटोकोर फाइबर आएगा और दोनों क्या होंगे, अटैच होंगे क्रोमोसोम पे। ये हम आगे जाके आपको एनिमेशंस और पिक्चर्स में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ये थ्योरी समझें। Chromosomes arrange themselves along the equator or cell forming a metaphase plate। क्रोमोसोम्स जो ना अपने आप को इक्वेटर पे, मतलब सेल के एक सेंटर पे जो ना अपने आप को अलाइन करेंगे और इन्होंने मेटाफेज प्लेट बनाया होगा। और अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स नॉन कैनेटिकोर फ्रॉम द अपोजिट सेंट्रोसोम्स अटैच विद ईच अदर। और हम जो ना स्पिंडल फाइबर्स की फर्स्ट टाइप डिस्कस कर चुके हैं जो कि कैनेटिकोर फाइबर है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर की जो सेकंड टाइप है उसमें नॉन कैनेटिकोर फाइबर्स हैं, राइट। नॉन कैनेटिकोर फाइबर्स ये दूसरी किस्म है स्पिंडल फाइबर्स की। अलबत्ता ये सारे के सारे स्पिंडल फाइबर्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि स्पिंडल फाइबर्स के अंदर तीन किस्म है, एक कैनेटिकोर फाइबर है और दूसरा जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो नॉन कैनेटिकोर स्पिंडल फाइबर है। और नॉन कैनेटिकोर स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे, ये अपोजिट पोल से आ जाएंगे सेंट्रियोल से, मतलब सेंट्रियोल से ही तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ना। सेंट्रियोल से आपके कैनेटिकोर फाइबर्स भी बनते हैं, आपके नॉन कैनेटिकोर फाइबर्स भी बनते हैं, राइट। मतलब सिंपल ये है कि स्पिंडल फाइबर्स आपके सेंट्रियोल से ही बनने हैं। स्पिंडल फाइबर्स के तीन किस्म हैं, तो वो तीनों के तीनों किस्म कहाँ से बनते हैं, वो सेंट्रियोल से ही तो फॉर्म होते हैं। तो सेंट्रियोल से बनते हैं तो नॉन कैनेटिकोर भी क्या होंगे, ये भी तो सेंट्रियोल से बनेंगे। और नॉन कैनेटिकोर फाइबर्स जब राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम से, राइट और लेफ्ट पोल से जब ये ओरिजिनेट होंगे, वहाँ से फॉर्म होंगे, तो उसके बाद ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये क्रोमोसोम के साथ नहीं मिलते हैं। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स नॉन कैनेटिकोर फ्रॉम द अपोजिट सेंट्रोसोम्स अटैच विद ईच अदर। जैसे कि पहले मैंने कहा था कि कैनेटिकोर फाइबर्स जब वो अपोजिट पोल से, मतलब सेंट्रियोल्स एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम से कैनेटिकोर फाइबर्स रिलीज होंगे, वहाँ से ओरिजिनेट होंगे, वहाँ से फॉर्म होंगे। उसके बाद अपोजिट पोल से जो कैनेटिकोर फाइबर्स आएंगे वो क्रोमोसोम पे अटैच होंगे, राइट। और क्रोमोसोम पे पर्टिकुलरली कैनेटिकोर पे अटैच होंगे। लेकिन जो नॉन कैनेटिकोर फाइबर्स हैं ये सेंट्रोसोम पे, कैनेटिकोर पे अटैच नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, राइट, ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और जब प्रोफेज कंप्लीट हुआ तो इसके बाद मेटाफेज की तरफ हम बढ़ेंगे। और प्रोफेज के कंप्लीट होने के बाद मेटाफेज में आप देख सकते हैं ये जो हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्फ एट द इक्वेटर, वो फेज हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। मेटाफेज है और मेटाफेज में ये देखो जी क्रोमोसोम्स हैं, ये इक्विलैटरल प्लेट पे क्या हुए, इक्विलैटरल प्लेट पे ये अलाइन हुए, सही। और इक्विलैटरल प्लेट पे ये अलाइन ऐसे करके ये अलाइन होते हैं। ये है जी मेटाफेज जिसमें क्रोमोसोम्स क्या होती हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। ये जो प्लेट है, ये मेटाफेज प्लेट कहलाता है। और ऐसे करके क्रोमोसोम क्या होंगे, अलाइन होंगे सेंटर पे, राइट। सो दिस इज इट अबाउट मेटाफेज। एंड ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये सेंट्रियोल्स हैं, सही, ये सेंट्रियोल्स हैं। और मैं आपको इस ड्राइंग के थ्रू आपको दिखाना चाह रहा हूँ नॉन कैनेटिकोर फाइबर्स। यहाँ से नॉन कैनेटिकोर फाइबर्स निकलता है और यहाँ से भी नॉन कैनेटिकोर फाइबर्स में, और ये एक दूसरे के साथ अटैच ऐसे होते हैं। और ऐसे करके यहाँ से भी निकलेंगे और यहाँ से भी निकलेंगे और ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, राइट। इनको कहते हैं नॉन कैनेटिकोर फाइबर्स, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जबकि कैनेटिकोर फाइबर्स ऐसे होते हैं, दरअसल ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ कैनेटिकोर है, सेंट्रोमेयर के ऊपर कैनेटिकोर है। और यहाँ से एक कैनेटिकोर फाइबर निकलेगा तो वो कैनेटिकोर पे अटैच होगा, यहाँ से एक कैनेटिकोर फाइबर निकलेगा तो वो कैनेटिकोर पे अटैच होगा। और कैनेटिकोर ऑफ क्रोमोसोम, राइट, कैनेटिकोर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। क्रोमोसोम के ऊपर बेसिकली सेंट्रोमेयर एक पॉइंट है जहाँ दोनों क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं। और सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्रोटीन है जो कि कैनेटिकोर कहलाती है। और उस प्रोटीन पे कैनेटिकोर फाइबर्स, राइट, कैनेटिकोर फाइबर्स क्या होते हैं,
अटैच होते हैं। तो ये एक्स मैंने क्रोमोसोम डाला है और यहाँ से एक फाइबर आएगा और यहाँ अटैच होगा और यहाँ से एक फाइबर आएगा, यहाँ अटैच होगा और ये बेसिकली यहाँ कैनेटिकोर है, राइट। दरमियान में कैनेटिकोर है और इसके साथ वो अटैच होते हैं। कौन से फाइबर्स कैनेटिकोर से अटैच होते हैं? कैनेटिकोर फाइबर्स अटैच होते हैं। और कौन से फाइबर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं? नॉन कैनेटिकोर। जो नॉन कैनेटिकोर होंगे वो सिंपली यहाँ से एक ऑपोजिट पोल से यहाँ से एक आके यहाँ ऐसे और यहाँ से इस पोल से इस सेंट्रोसोम से आके यहाँ एक फाइबर बनेगा, ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। अभी हम पढ़ेंगे एनाफेज। When a kinetochore fiber connects with the kinetochore of chromosome, it starts to pull towards the originating centrosome. जैसे हमने कहा था कि कैनेटिकोर फाइबर्स क्या होते हैं, वो कैनेटिकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। जितने भी कैनेटिकोर फाइबर्स होंगे वो क्रोमोसोम के कैनेटिकोर प्रोटीन पे अटैच होंगे। जब वो अटैच होंगे तो उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, इट स्टार्ट्स टू पुल टुवर्ड्स द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम से क्या मुराद है? ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम से मुराद ये है कि जहाँ से या जिस सेंट्रोसोम से कैनेटिकोर फाइबर ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से वो निकला था, सही, जहाँ से वो उसकी फॉर्मेशन हुई थी, उसको कहते हैं ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम, राइट। सो उसकी तरफ, राइट, उसकी तरफ क्या होंगे, वो पुल होंगे टुवर्ड्स द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। हर कैनेटिकोर फाइबर जो कि कैनेटिकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच था, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अपोजिट पोल्स की तरफ क्या करेंगे, वो उसको पुल करेंगे, राइट। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं ये एक सेंट्रोसोम है और ये एक सेंट्रोसोम है जो कि ऑपोजिट पोल्स पे होते हैं, और इस सेंट्रोसोम ने यहाँ से एक कैनेटिकोर फाइबर निकाला है और इस सेंट्रोसोम ने एक क्या निकाला है, कैनेटिकोर फाइबर निकाला। और दरमियान में यहाँ हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास यहाँ एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर एक कैनेटिकोर प्रोटीन है और इस प्रोटीन से ये कैनेटिकोर फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और एनाफेज में क्या होंगे, ये जो कैनेटिकोर फाइबर्स हैं जहाँ से निकले थे, इसको यहाँ ये जो वर्ड है ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम, ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम की तरफ ये क्या होंगे, पुल होंगे। ये इस तरफ, ये इस तरफ, एंड ये क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, पुल होगा। तो पुल होने के नतीजे में द पुलिंग फोर्स डिवाइड्स द क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दे सेपरेट। जैसे हमने कहा था कि एक क्रोमोसोम ऐसे एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, ऐसे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होते हैं। जब ये एक दूसरे की तरफ अपनी तरफ जो ना पुल करेंगे, ये जो पुलिंग फोर्स है, इस पुलिंग फोर्स की वजह से कुछ होगा यूं कि ये सेंट्रोसोम है और ये एक सेंट्रोसोम है और ये एक हिस्सा, एक क्रोमेटिड इस तरफ आएगा और यहाँ ये मैंने आपको दिखाया सही इसमें, और यहाँ ये जब अपनी तरफ खींचेगा तो एक क्रोमेटिड इसकी तरफ आ जाएगा और एक क्रोमेटिड उस सेंट्रोसोम की तरफ चला जाएगा। सो क्रोमेटिड्स क्या होंगे, क्रोमेटिड्स डिवाइड होंगे। और क्रोमोसोम पे कितने क्रोमेटिड्स थे, या एक क्रोमोसोम कितने सिस्टर क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था, एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था। तो एक क्रोमेटिड क्या हुआ, ऑपोजिट पोल पे चला गया और दूसरा क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल पे चला गया। एक राइट पोल पे और एक लेफ्ट पोल पे क्या हुआ, वो चला गया। सो दीज क्रोमेटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स। और इनको हम क्या नाम देते हैं जब ये डिवाइड होते हैं, बहुत अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझें। दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये एक क्रोमेटिड है और ये एक क्रोमेटिड है, ये दोनों क्या हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और जब ये अलग होंगे, अलग होने के नतीजे में एक सिस्टर क्रोमेटिड इस तरफ को आएगा और एक क्रोमेटिड क्या होगा, इस तरफ को आएगा। और इनको हम क्या नाम देंगे, जब ये डिवाइड होंगे तो इनका नाम डिफरेंट होता है। डिवाइड होने के बाद सिस्टर क्रोमेटिड का नाम चेंज होके सिस्टर क्रोमोसोम बनता है, राइट। तो दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स। इनको हम अभी क्या नाम देंगे, इनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम, एंड दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम। और जब ये इस सेंट्रोसोम की तरफ, ये एक क्या चीज़ है, ये एक अपना क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड अभी सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कहलाएगा क्योंकि ये डिवाइड हुआ है। डिवाइड होने के बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, सही। तो यहाँ एक हमारे पास एक क्रोमेटिड होगा और यहाँ एक क्रोमेटिड होगा और इन क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम। इसका नाम क्या हुआ, सिस्टर क्रोमोसोम। इसका नाम क्या हुआ, सिस्टर क्रोमोसोम। इनका नाम पहले क्या था, इसका नाम पहले
सिस्टर क्रोमेटिड था, इसका नाम भी सिस्टर क्रोमेटिड था, लेकिन जब ये डिवाइड हुए, पहले जब ये डिवाइड नहीं हुए थे, पहले जब ये एक्स शक्ल में थे, राइट, इस शक्ल में एक्स की फॉर्म में थे, तो इनको क्या कहते थे हम, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते थे। जब ये डिवाइड हुए तो ऐसे एक सेंट्रोसोम की तरफ एक क्रोमेटिड चला गया, एक सेंट्रोसोम की तरफ दूसरा क्रोमेटिड चला गया, तो उन क्रोमेटिड्स को अभी हम कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम। पहले इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते थे, अभी 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 हम इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम कहेंगे, राइट। द अदर स्पिंडल फाइबर्स नॉन काइनेटिक ऑल्सो इलोंगेट। जैसे हमने मेटाफेज में पढ़ा था कि स्पिंडल फाइबर्स की जो ना दो तीन किस्म हैं, और जो कि ग्रेड 10 के लेवल या ग्रेड 9 के लेवल के मुताबिक दो ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक काइनेटिक फाइबर था जो कि पुल्ड हुआ अपार्ट, राइट, एक पोल की तरफ एक जो ना पुल किया और दूसरे पोल की तरफ दूसरे काइनेटिक फाइबर ने पुल किया। तो अभी कुछ काइनेटिक फाइबर्स के अलावा और भी तो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि नॉन काइनेटिक फाइबर्स हैं। अब ये क्या होते हैं, ये भी इलोंगेट होते हैं, सही, ये भी इलोंगेट होते हैं, ये भी इस प्रोसेस में, इस इवेंट में अपना हिस्सा डालते हैं। और ये क्या करते हैं, एनाफेज के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स का अलग होना है, इस अलग होने में स्पिंडल फाइबर्स जो कि नॉन काइनेटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये भी इलोंगेट होते हैं। एट द एंड ऑफ एनाफेज सेल हैज सक्सीड इन द सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू टू ग्रुप्स एट द ऑपोजिट पोल्स। जब एनाफेज कंप्लीट होगा या एनाफेज के लास्ट में सेल क्या करेगा, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो जितने भी क्रोमोसोम्स इक्वेटरल लाइन पे थे, जितने भी क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे थे, उनमें से आधे क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और आधे क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। विद दिस एनाफेज एंड्स। प्रोफेज के बाद हमने मेटाफेज पढ़ा था, और मेटाफेज में ये इक्वेटरल प्लेट पे अलाइन होते हैं, सही, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वेटरल प्लेट पे अलाइन होते हैं। और इसके बाद जब एनाफेज आएगा तो जैसे हमने कहा था कि ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। पहले क्रोमोसोम्स क्या थे, वो क्रोमोसोम्स एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड पे मुश्तमिल था, और दोनों क्रोमेटिड्स क्या होंगे, राइट, दोनों क्रोमेटिड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सही। और उनको पहले हम कहते थे सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस टाइम जो एक्स शक्ल में क्रोमोसोम है, एक्स शक्ल में जो क्रोमोसोम है, इसके अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं, और इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। जब ये अलग होंगे एनाफेज में, जब ये अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे, तो इस टाइम हर क्रोमेटिड जो ना हर क्रोमेटिड को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम का नाम देंगे। पहले ये जो दोनों अपने क्रोमेटिड्स थे, ये जो दोनों क्रोमेटिड्स थे, इनको हम कहते थे सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जब ये अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, तो जब ये डिवाइड होंगे, तो इस टाइम और इसके बाद डिवाइड होने के फ़ौरन बाद हम इनका नाम तब्दील करते हैं और इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स। और जब पहले ये डिवाइड नहीं थे, जब ये मिले हुए थे, तो उस टाइम जब ये मिले हुए थे, उस टाइम हर क्रोमोसोम पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, और दोनों क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते थे। और जब ये डिवाइड होंगे, अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, तो इस क्रोमेटिड को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम, इस क्रोमेटिड को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम। और ऐसे करके एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम्स की। ऐसे करके ये जो काइनेटिक फाइबर्स हैं, ये अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। और ऐसे करके ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और अभी हम बढ़ते हैं टेलोफेज की तरफ। टेलोफेज अभी हम डिस्कस करेंगे। रीचिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स एट अपोजिट पोल्स टर्मिनेट्स एनाफेज एंड स्टार्ट टेलोफेज। जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे तो एनाफेज वहाँ टर्मिनेट होगा, ख़त्म होगा, और वहाँ से टेलोफेज शुरू होगा। जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे तो उसके बाद टेलोफेज शुरू होगा। टेलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के ओपोजिट है टेलोफेज, राइट। प्रोफेज में जितने भी इवेंट्स होते थे, उन तमाम इवेंट्स अभी हम ओपोजिट में डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमने प्रोफेज में कहा था, मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि क्रोमोसोम्स वहाँ बनते हैं, अभी हम कहेंगे क्रोमेटिन बनते हैं। वहाँ हमने कहा था क्रोमेटिन
फोल्ड होके क्रोमोसोम बनते हैं। अभी हम कहेंगे क्रोमोसोम अनफोल्ड होके क्रोमेटिन बनेंगे। तो जितने भी इवेंट्स प्रोफेज में हमने डिस्कस किए हैं वो तमाम इवेंट्स अभी हम उनका ऑपोजिट डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेलोफेज इज अ रिवर्सल ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। थर्ड पॉइंट है क्रोमोसोम्स डीकंडेंसेस ड्यू टू अनफोल्डिंग। क्रोमोसोम अनफोल्डिंग होंगे क्योंकि प्रोफेज में ये फोल्ड हुए थे, और टेलोफेज में ये क्या होते हैं, अनफोल्ड होते हैं, अल्टीमेटली डिसअपियर एज क्रोमेटिन, और ये क्रोमेटिन की शक्ल में चले जाएंगे। और क्रोमेटिन हमें अमूमन जो ना ईजिली नजर नहीं आता, मोस्टली क्रोमेटिन नजर नहीं आता है, इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ अल्टीमेटली डिसअपियर एज क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन की शक्ल अख्तियार करेंगे और डिसअपियर होंगे, क्योंकि क्रोमेटिन हमें नजर नहीं आते हैं, इसलिए इन्होंने ये वर्ड लिखा है अल्टीमेटली डिसअपियर एज क्रोमेटिन, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट, माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइजेस। जो माइटोटिक अपरेटस बना था प्रोफेज में, स्पिंडल फाइबर्स की थोड़ी बहुत वहाँ फॉर्मेशन हुई थी, और माइटोटिक अपरेटस वहाँ बनी थी प्रोफेज में, वो क्या होगी, डिसऑर्गेनाइज होगी, वहाँ से डिसअपियर होगी, खत्म होगी। न्यू न्यूक्लियर इन्वॉल्व फॉर्म्स, पहले हमने प्रोफेज में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व खत्म होता है, डिग्रेड होता है, लेकिन अभी टेलोफेज में हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनता है और फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ स्प्रेड्स क्रोमोसोम्स, और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनता है। अभी जैसे हमने अपना मेटाफेज एनाफेज में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और हर पोल के इर्द गिर्द क्या होंगे, नए न्यूक्लियर इन्वॉल्व्स बनेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर इन्वॉल्व। बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम, वही पॉइंट है, हाफ एक पोल पे चले गए हैं और हाफ क्रोमोसोम एक पोल पे चले गए हैं, और दोनों पोल्स पे नए न्यूक्लियर इन्वॉल्व्स बनेंगे, और दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों तरफा जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, क्रोमेटिन में अनफोल्ड होंगे। पहले तो वो क्रोमोसोम की शक्ल में थे, अभी वो अनफोल्ड होके थ्रेड लाइक शक्ल अख्तियार करेंगे, जो कि क्रोमेटिन कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड बट सेल डिवीजन हैज येट वन मोर स्टेप टू कंप्लीट। न्यूक्लियर डिवीजन अभी कंप्लीट हुआ। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी इवेंट्स होने थे, तमाम के तमाम इवेंट्स अभी टेलोफेज के अख्तिताम होने के बाद तमाम के तमाम इवेंट्स, न्यूक्लियर डिवीजन जो न्यूक्लियस से मुतल्लिक डिवीजन थी वो कंप्लीट हो चुका। स्टिल सेल हैज़ टू डिवाइड, अभी भी एक फेज है जो कि हम साइटोकाइनेसिस में पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस में हमने पढ़ना है सेल डिवाइड कैसे होता है, और वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको टेलोफेज के जो ना जितने भी पॉइंट्स हैं वो एनिमेशन में आपको दिखाता हूँ। टेलोफेज के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो एनिमेशन की शक्ल में हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हों। ये इसमें एनाफेज है। एनाफेज में ये अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स चले जाएंगे, और हर क्रोमोसोम को हम सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं। और ऐसे करके ये जो है ना, आप देख सकते हैं कि इस टाइम क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे चले गए हैं, और इक्वली क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। और क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये टेलोफेज, जिसमें एक नया जो ना न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनना है, सही, हर क्रोमोसोम सेट पे ये क्रोमोसोम सेट है और ये क्रोमोसोम सेट है, और इनके इर्द गिर्द एक नया न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनेगा। उसके अलावा ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्रोमेटिन की शक्ल अख्तियार करेंगे। ये आप देख सकते हैं टेलोफेज है, इसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व की फॉर्मेशन भी होगी। न्यूक्लियर इन्वॉल्व की फॉर्मेशन होने के साथ साथ आप देख सकते हैं अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिन की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। तो जैसे प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते थे, टेलोफेज में क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनेंगे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। तो ये है टेलोफेज, जिसमें मैं रिपीट करता हूँ, एनाफेज में जब क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए, क्रोमोसोम की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुई, उसके बाद क्रोमोसोम की दो सेट्स यहाँ और यहाँ दो सेट्स यहाँ बने, और उसके बाद इनके इर्द गिर्द क्रोमोसोम सेट्स के जो ना इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनना है। ये तमाम इवेंट्स, मेटाफेज हो, एनाफेज, जितने भी फेजेस हमने पढ़े हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये तमाम न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। ये तमाम न्यूक्लियस का एक डिवीजन है। तमाम जो डिवीजन है, ये सारा जो डिवीजन है ये न्यूक्लियर डिवीजन है, ये न्यूक्लियस से मुतल्लिक डिवीजन है। तो आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम थे, ये क्रोमेटिन में तब्दील हो रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार कर रहे हैं, और इनके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व की फॉर्मेशन भी हुई है। तो विद दिस वी आर डन विद टेलोफेज। तो मैं आपको प्रोफेज से दोबारा आपको जो ना रिपीट एक समरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
माइटोटिक फेज के अंदर माइटोसिस हमने डिस्कस किया। माइटोसिस में सबसे पहले हमने प्रोफेज डिस्कस किया। प्रोफेज में जितने भी क्रोमेटिन थी वो क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल की एक शक्ल है और क्रोमेटिन ने क्रोमोसोम का शक्ल अख्तियार किया। और मेटाफेज से पहले मतलब प्रोफेज के लास्ट में कुछ एक शेप बनी थी, मतलब उसमें माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन हुई थी। ये है वो एनिमेशन जो आपको नज़र आ रही है। ये प्रो मेटाफेज है, मतलब प्रोफेज के लास्ट में और मेटाफेज से पहले, जिसमें माइटोटिक अपरेटस की जो ना ये आप एनिमेशन देख सकते हैं। उसके अलावा मेटाफेज में ये तमाम क्रोमोसोम्स सेंटर पे अलाइन हुए थे और ऐसे करके नेक्स्ट में एनाफेज में अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स चले गए थे। एंड नेक्स्ट जो फेज टेलोफेज था उसमें तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए और हर क्रोमोसोम सेट पे के इर्द गिर्द, हर क्रोमोसोम के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनी। और ये है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, सही। और ये टेलोफेज की एनिमेशन है। और टेलोफेज के बाद ये जो आपको नजर आ रही है साइटोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस है, इसमें सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, राइट। इसमें सेल बेसिकली इसमें सेल डिवाइड हो रहा है, राइट। सो टेलोफेज के बाद जो फेज है वो साइटोकाइनेसिस का है। और साइटोकाइनेसिस में सेल 1 से 2 में डिवाइड होगा और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद है, सेल ऑर्गेनेलीज की तादाद है, वो सेम होगी, क्योंकि हमने इंटरफेस में पढ़ा था ऑर्गेनेलीज भी डबल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी डबल होता है और जेनेटिक मटेरियल एनाफेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है। और इस तरह करके सेल की जो डिवीजन है ये साइटोकाइनेसिस पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम साइटोकाइनेसिस की थ्योरी पढ़ेंगे। आपने अभी देखा साइटोकाइनेसिस एनिमेशन आपने देखा और बहुत सिंपल है, आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। साइटोकाइनेसिस की थ्योरी इफ पॉसिबल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इंटरफेज में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। इंटरफेज के अंदर 3 सब फेजेस हैं, जिसमें G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। और G1 फेज में हमने पढ़ा था इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, अकर होते हैं, और जो कि आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद S फेज है जिसमें जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन होती है। उसके बाद G2 फेज, तो ये इंटरफेस था। उसके बाद हमने आज जो पढ़ा वो माइटोटिक फेज पढ़ा। और माइटोटिक फेज के अंदर सेल के फर्दर जो हमने माइटोसिस पढ़ा था उसमें फर्स्ट जो फेज हमने पढ़ा वो प्रोफेज का पढ़ा। प्रोफेज में जितने भी क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार करते हैं। क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार करते हैं। और सेंट्रोसोम क्या होते हैं, उनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, सही। सो सेंट्रोसोम जो कि एस फेज में डुप्लीकेट हो चुके हैं और डुप्लीकेट होने के बाद प्रो फेज में ये जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और इनका फंक्शन है कि ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स ही हैं, आप इससे कंफ्यूज मत होए। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स और ये प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो आपको एक एनिमेशन नज़र आ रही है, बेसिकली ये चीज़ें हैं वही माइटोटिक अपरेटस से। और ये नेक्स्ट फेज़ आपको नज़र आ रही है मेटाफेज। आहिस्ता आहिस्ता क्रोमोसोम्स सेंटर पे आ रहे हैं और सेंटर पे जब ये आ जाएंगे तो इसके बाद ये मेटाफेज कंप्लीट होगा। और मेटाफेज के कंप्लीट होने के बाद ये जो क्रोमोसोम्स हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, अभी सिस्टर क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। जब ये अपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जाएंगे बाय दीज काइनेटिकोर फाइबर्स, तो ये एनाफेज की एनिमेशन आपको नज़र आ रही है। और इस तरह से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमोसोम्स कहलाते हैं जब ये अपोजिट पोल्स पे जाएंगे। तो इस तरह ये क्रोमोसोम की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और लास्ट में हमारे पास एक फेज़ आता है जो कि टेलोफेज है। टेलोफेज में ये सारा अपरेटस डिसअपियर होता है और हर क्रोमोसोम सेट पे, हर क्रोमोसोम सेट के इर्द गिर्द एक इन्वलप जो कि न्यूक्लियर इन्वलप कहलाता है। न्यूक्लियर इन्वलप वहाँ उसकी फॉर्मेशन होती है। और जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो अनफोल्ड होके क्रोमेटिन की शक्ल अख्तियार करते हैं। उसके बाद जब माइटोसिस कंप्लीट हो चुका होगा जो कि न्यूक्लियर डिवीजन था, अभी साइटोकाइनेसिस डिवीजन जो कि सिंपल, उसमें सेल क्या होता है,
1 से 2 में तकसीम होता है और दोनों सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद इक्वल होती है और इसमें ऑर्गेनेल्स की तादाद भी इक्वल होती है क्योंकि वो पहले डिवाइड हुए थे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और क्वेश्चन ड्रॉप करें। वी विल हैप्पी टू रिस्पॉन्ड योर क्वेरीज एंड योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।